हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के लाइव क्लास के अंदर। प्यारे मित्रों, आ जाएं जल्दी से। आपका स्वागत करने के लिए मैं फिर से हाजिर हुआ हूं। कुछ चंद पंक्तियों के साथ हम इस सभा को शुरू करने वाले हैं और आज की कुछ चंद पंक्तियां सुनिए जरा। क्या है? यस, कि हथेली पर रख कर अपना नसीब तो क्यों मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रख कर अपना नसीब तू क्यों मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, पत्थर ढूंढता है। प्यारे मित्रों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं के.आर. चावड़ा तहे दिल से आपका इस मंच पर स्वागत करता हूं और आगे बढ़ रहे हैं। हम हमारी इस सभा को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। आ जाएं सभी लोग। वेलकम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्य ऊर्जा की इस सभा में। तो सभी मित्रगण आ जाएं जल्दी से। वर्क पावर एनर्जी जैसे चैप्टर के अंदर हम हमारी इस सभा को आगे बढ़ा रहे हैं कंटिन्यू। यस, तो सभी फ्रेंड, आज हम आगे बढ़ाएंगे कार्य ऊर्जा शक्ति के पार्ट सेकंड को। कार्य ऊर्जा शक्ति। कहने का मतलब है हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी के ऊपर। हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी के ऊपर। वर्क पावर एनर्जी, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं कंटिन्यू। कार्य ऊर्जा शक्ति वर्क पावर एनर्जी को। तो हमने कार्य के काफी टॉपिक पढ़ लिए थे, विभिन्न केस पढ़ लिए थे कि थीटा 0 है तो क्या होगा, थीटा 180 है तो क्या होगा, थीटा 90 है तो हमारे पास वर्क डन कितना आएगा। अब हम आगे की कड़ी में कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए। हम कहेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बल बल विस्थापन वक्र में। बल विस्थापन वक्र में किया गया कार्य। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा बल विस्थापन वक्र में किया गया कार्य। कहने का मतलब है वर्क डन इन एफएक्स का बल विस्थापन वक्र में कार्य। तो कहने का मतलब है बल विस्थापन वक्र में कार्य कैसे आएगा, या आपको इसके ऊपर प्रश्न कैसे पूछा जाता है। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कार्य के लिए सत्य है। जैसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कथन वर्क के लिए सत्य है, तो आपको सबसे पहले पूछ देखना है कि क्या उसमें बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल है, क्या उसमें बल विस्थापन वक्र का ढाल है, स्लोप है, क्या उसमें बल विस्थापन वक्र के बीच कोई रिलेटिविटी समीकरण है, इक्वेशन है। तो उन्हीं स्टेटमेंट के आधार पर आपको ये पता करना है कि वर्क कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट और लॉजिकली बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये बल और विस्थापन के बीच में एक कर्व ड्रॉ किया है और इस कर्व से हम बहुत सी बातें सीखने वाले हैं। वो बातें कौन कौन सी हैं सुनिएगा। जैसे मैंने इधर तो लिया ये F, ये इधर मैंने लिया है F,
और ये इधर मैंने लिया है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो देखिए ये है हमारे पास फोर्स F और ये है डिस्प्लेसमेंट x। मैंने इनके बीच में ग्राफ बनाया। जैसे मान लो ये कोई कर्व बनाया है मैंने, ये कर्व बनाया और इसी कर्व के अंदर मैंने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर की। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को कंसीडर करने का बहुत ही बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि एक छोटी सी चीड़ी, कहने का मतलब एक छोटा सा पार्ट जो हमें एक चीज दे रहा है, एक वैल्यू दे रहा है, और वही वैल्यू जब अपन टोटल करेंगे इसकी तो फाइनली वो पूरी वैल्यू किसके बराबर आएगी वो हमें देखना है। तो देखिए, तो जैसे मान लो मैं इसके नाम दे देता हूं, नाम दे दिया मैंने ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का ए, बी, सी और डी। इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है। बट आप देख रहे हो बी पॉइंट और जो सी पॉइंट है वो एक कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू को शो कर रहे हैं। कहने का मतलब लंबाई तो फिक्स है, लंबाई तो फिक्स है, लंबाई तो फिक्स है, पर जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो एक वेरिएशन है। तो मैं यहाँ पे कहूँ, मैं यहाँ पे कहूँ आयताकार, आयताकार पट्टी का ABCD का क्षेत्रफल, आयताकार पट्टी का ABCD का क्षेत्रफल मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ ABCD। आपको इसका एरिया फाइंड करना। एरिया कैसे आएगा? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी हो गई AB, विड्थ कितनी हो गई AD। वाव, AB हो गया फोर्स F, विड्थ हो गया dx। तो आप जानते, पीछे मैं पढ़ा चुका हूं क्या रूल है, अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, वर्क डन भी स्मॉल होगा। कहने का मतलब है अल्प कार्य मिलेगा मुझे, स्मॉल वर्क डन। नहीं आया समझ में? मुझे स्मॉल वर्क डन मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या नोट किया, मैंने ये नोट किया कि जो fx कर्व है उसके अंदर अगर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में कंसीडर करता हूं तो मुझे स्मॉल वर्क डन मिल रहा है। अगर ऐसी मैं बहुत सारी स्ट्रिप्स कंसीडर कर लूं, अगर मैं यहाँ पर ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स कंसीडर कर लूं तो मुझे बताइए सारी स्ट्रिप्स का अगर मैं एरिया काउंट करूंगा तो वो टोटल एरिया आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, क्या मैं ऐसा कह नहीं सकता यहाँ पे? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? हैंस इट्स क्लियर, हैंस अतः मैं कहूंगा कुल कार्य, अगर आपको fx कर्व में टोटल वर्क चाहिए, अगर आपको fx कर्व के अंदर टोटल वर्क चाहिए तो टोटल वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, कुल क्षेत्रफल। आप क्या फाइंड करोगे? fx कर्व का एरिया फाइंड करो बस, कुल यानी हम कहेंगे टोटल एरिया। बस इतनी बात आपको इसमें ये ध्यान रखनी है विशेष रूप से। जैसे अगर इसका कभी प्रश्न आपको देखने को मिले तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए या उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं अपन। यस देखिए उदाहरण है इसका फॉर एग्जाम्पल। जैसे कभी कभी ऐसा इजी क्वेश्चन आता है कि ये वाला कर्व है, मान लीजिए f और x के बीच में ये कर्व बनाया गया है। अभी बताते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है मित्रों। यस, तो आप देखेंगे कि ये फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फोर्स है और ये क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट x है। ये यहाँ पे 0 है और ये यहाँ पे कितना है, 10 है।
और ये हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 20, क्लियर। और ये यहाँ पे कितना है, मान लो 2 है, और ये हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 6 दिखाई दे रहा है। आपसे पूछा जाए कि एक पॉइंट है ए बी सी, ये मतलब आपको ए से बी, बी से सी और सी से वापस ए आना है, तो इसमें वर्क बताना है। तो मैंने अभी क्या रूल पढ़ाया, क्या रूल पढ़ाया, कुल कार्य टोटल वर्क डन, कुल कार्य टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू टोटल एरिया। तो आप चेक करो जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हमें वो किस शेप का है, उसका एरिया कैसे काउंट करें। तो हम देख रहे हैं कि वो तो एक ट्रायंगल है, हम देखते हैं वो तो एक ट्रायंगल है। तो W इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। बेस कितना है बोलो पगलो, बोलो हेलो हेलो हेलो, यस यस यस। बेस हो गया 6 - 2, हाइट कितनी हो गई 20 - 10, 20 - 10 ये हो गया 1/2, 6 - 2 कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 10, बचीड़ 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 कितना हो गया 20 जूल। तो कहने का मतलब है निकालना तो अपन को एरिया है, निकालना तो अपन को एरिया है, पर निकालना किस फॉर्म में है, वर्क की फॉर्म, कार्य की टर्म। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड? टेल मी नाउ, हरी अप। बरस बरस मारा इंद्र राजा, बरस बरस मारा इंद्र राजा, तू बरसा मारो कांच सहे, तू बरसा मारो कांच सहे। यस, क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है फ्रेंड? कीजिए थम्स अप जब मिल बैठेंगे हम सब। आगे बढ़ूं मैं। तो ये तो था फ्रेंड हमारा एफएक्स कर्व के अंदर कार्य। इस तरह से हमने देखा कि एफएक्स कर्व में कैसे कार्य आता है। अब हम इसी कड़ी को कंटिन्यूसली आगे बढ़ा रहे हैं, और हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है सुनिएगा, देखें जरा। तो मैं यहाँ पे कहूँ आपसे कि अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूं, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा, एनर्जी। अब हम एनर्जी पे चल रहे हैं और एनर्जी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है। ऊर्जा, एनर्जी। क्या होगी ऊर्जा? देखिए, ऊर्जा को हम कहते हैं कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। कहने का मतलब है एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड एज, एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क डन, ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड, क्या होगी उसे अपन क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्लियर। अब इसको कैसे करेंगे देखिए। तो कुल मिला के अगर आपको एनर्जी बनानी है तो कुल मिला के आपको वर्क निकालना है। वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी है, हम इसी को ई से डिनोट करेंगे। तो कहने का मतलब है जो वर्क का फॉर्मूला है वही ई का फॉर्मूला है। जैसे हम कहें ई एक कैसी क्वांटिटी होगी, अदिश होगी, क्यों, वर्क भी तो है, ये वर्क भी तो है, एनर्जी भी तो स्केलर होगी। यूनिट क्या होगा, मात्रक। अगर हम एनर्जी के मात्रक की बात करेंगे तो वो जूल भी होगा, अर्ग भी होगा। गॉट इट? क्योंकि जो वर्क में है वही इसमें भी होगा, जूल। और अगर नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूं वीमा, वीमा का मतलब है डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वो क्या मिलेगा 122 m1 l2 t-2। क्या ये बातें क्लियर हो जाएगी बेसिक एनर्जी का पोर्शन?
Yes, tell me now. ऐ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या 16 तेरे रखवाले। हाय तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के यूं खिल जावा, इतनी सी है ये दिल की आरज़ू। या सुनिए आगे नेक्स्ट क्या है। आगे की अगर कड़ी में मैं चर्चा करूं तो एनर्जी के बाद में हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए एनर्जी अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। देखिए एनर्जी के हालांकि कई रूप है, ऊर्जा के प्रकार या टाइप्स, प्रकार या हम कहेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं मित्रों। मैं बता देता हूं, आप इस क्लास के सभी लिंक्स को शेयर करें सभी मित्रों, ताकि आपको सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह भी मिलते रहें इसी मंच पे। और अपने दोस्तों को भी कहें कि आप इस चैनल के माध्यम से डिफेंस की तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। बिल्कुल आप डटे रहें, पढ़ते रहें, बहुत ही आनंद आने वाला है। ऊर्जा के प्रकार, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं ऊर्जा के प्रकार की बात करूं तो मित्रों ऊर्जा कई टाइप की होती है, एनर्जी कई टाइप की होती है। पूरा कोर्स बिल्कुल मार्च तक हो जाएगा। बिल्कुल। तो सुनिए, एनर्जी कई टाइप्स की होती है। अब इसके अंदर आपको क्या सीखनी है चीजें, ये बात सीखनी है, विशेष पॉइंट से ध्यान रखना है कि एनर्जी के जो टाइप हैं वो हमें किस तरीके से पढ़ने। यस, तो आप इस बात का ध्यान रखें। आप इस बात का ये ध्यान रखें कि ऊर्जा के हम अगर बात करें एफिशिएंसी के टाइप्स की, तो मित्रों बेसिक एग्जांपल कई है। जैसे मैं कहूं रासायनिक ऊर्जा, क्लियर। जैसे एक मिनट मैं इसके डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूं कि ऊर्जा जो है वो कई टाइप्स की होती हैं, पर हमें सारे टाइप्स नहीं पढ़ने, हमें कुछ बहुत ही बेसिक बातें समझनी है। और वो बेसिक बातें कौन सी हैं वो हमें मूलभूत रूप से बतानी है आपको। तो हमें सारी चीजें नहीं समझनी, हमें मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना है। कहने का मतलब यही है। पहला है जैसे रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, ये भी तो टाइप है रासायनिक ऊर्जा। श्योर होगा सब एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एएसएसआर सबके लिए है ये कोर्स। आप अपने फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अपने 4 चांद लगा सकते हैं। केमिकल एनर्जी और भी है मित्रों रासायनिक के अलावा। मैं कहूं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं बात करूं स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी बात अगर मैं कहूं स्थितिज ऊर्जा के बाद में जो है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और भी है मित्रों नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा जिसे अपन कहेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। गॉट इट। और अगर आप चाहें तो तापीय ऊर्जा भी लिख सकते हैं, पर इन सब के पॉइंट अलग अलग हैं। थर्मल एनर्जी, ये सारी चीजें, ये सारी एनर्जी आप अब सोच रहे होंगे, आपके मन में गुदगुदी सी चल रही है कि सर सारी एनर्जीज हम पढ़ेंगे क्या। बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल ये भी बोर्ड ही है, बिल्कुल ये बोर्ड पर ही है, आप बोर्ड से भी समझ सकते हैं, ये बोर्ड ही तो है, व्हाइट बोर्ड है बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारी एनर्जी हम खाली इसी चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे।
जैसे वेव पढ़ेंगे तो उसमें तरंगीय ऊर्जा आएगी, मैकेनिकल एनर्जी आएगी, न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी आएगी, थर्मल एनर्जी हम जब तापीय न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आएगी, सेल पढ़ेंगे तो केमिकल एनर्जी आएगी। ये बोर्ड ही तो है। यस, तो आप देख रहे हैं कि काइनेटिक पोटेंशियल, हमें अभी यहाँ पे जिस बात पे गौर करना है वो है मैकेनिकल एनर्जी। इसके ऊपर ये इस चैप्टर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें इस पॉइंट पे डिस्कस करना। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को मैं कहूंगा मैकेनिकल एनर्जी। क्या हो गए? मैकेनिकल एनर्जी। अब ये क्या होता है आपको देखना है विशेष। यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसके इक्विवेलेंट होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गॉट इट? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन, तो मैकेनिकल एनर्जी किसके सम के इक्वल है? मैकेनिकल एनर्जी बिकम्स इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के सम के इक्वल होते। क्या इतना लॉजिक क्लियर हुआ? क्या इतना लॉजिक क्लियर है? बताएं फ्रेंड। यस, टेल मी नाउ। छिप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छिप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। हो तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। यस, चलो आगे। अब देखिए, यांत्रिक ऊर्जा तो आपको समझ आ गई, मैकेनिकल एनर्जी कुछ इस तरह से। तो हम सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी का मतलब मित्रों सीधी सी बात है कि अगर एक बॉडी मूवेबल है, मोशन में है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो है ही है, साथ में अगर वो कभी स्टेबल आएगी तो उसमें पोटेंशियल भी आएगी। तो दोनों का जो सम है उसे कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गतिज ऊर्जा। क्या पढ़ने वाले हैं? गतिज ऊर्जा। देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी, सारी चीजें कवर हो जाएगी, बस एक ही चीज की जरूरत है और वो है आवश्यकता हमें धैर्य की। गतिज ऊर्जा। कई मेरे मित्रगण सोचते हैं कि मैंने आज ही पढ़ाना शुरू किया है और कल ही कोर्स खत्म हो जाए तो कितना अच्छा हो। बिल्कुल हो सकता है, मैं खाली चैप्टर के नाम बता दूंगा और कोर्स खत्म हो जाएगा। ये भौतिक विज्ञान है मित्रों। भौतिक विज्ञान में फीलिंग आनी चाहिए। आप फील करोगे उतना ही अच्छा समझ पाओगे। कई चीजें, कई टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ढंग से लेकर चलना है, उनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी डिस्कस करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, कई चीजें हैं यहाँ पे। इसलिए कि पेशेंस और कंटिन्यू पढ़ते रहें, बहुत ही आनंद की अनुभूति होने वाली। यस, काइनेटिक एनर्जी, गतिज। सुनिए ये क्या है? गतिज ऊर्जा किसी भी ऑब्जेक्ट में क्यों होती है? तो ये होती है कण की गति के कारण। कण की गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है, ड्यू टू मोशन, कण की गति के कारण, कण की गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। मैं कहूंगा ड्यू टू वेलोसिटी या ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो पार्टिकल में मोशन के कारण जो एनर्जी आएगी उसे अपन क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो मैं रनिंग कर रहा हूं, तो रनिंग करते वक्त मेरे अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी है, उसे अपन काइनेटिक बोलेंगे। मान लो मैं आपके सामने अभी स्टेबल बैठा हूं,
तो मेरे अंदर अभी अदर एनर्जी है, उसको अपन पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर? मान लो मेरे टुकड़े टुकड़े करके मेरे को केमिकल बना दिया गया, तो अभी जो मुझ में एनर्जी आएगी वो केमिकल एनर्जी होगी। तो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है। क्लियर मित्रों? अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो कोई मुझे बताएगा क्या फॉर्मूला है? ई ऑफ काइनेटिक इज इक्वल्स टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो वैसे बेसिक है, सभी को पता है ई ऑफ काइनेटिक का क्या फॉर्मूला है। वायर हम अगर बात करें, एम क्या है? एम इज द मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मास है। मैं कहूंगा मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, गतिशील वस्तु का द्रव्यमान। गतिशील वस्तु का द्रव्यमान मास है। गॉट इट? दूसरी बात, जो v है वेग, गतिशील वस्तु का वेग, गतिशील वस्तु का वेग है ये, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये गतिशील वस्तु का वेग है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई फ्रेंड? ये फॉर्मूला याद रहेगा? बोलो भाई बोलो। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलूं आगे? आगे बढ़ूं मैं? बताइए, टेल मी नाउ फ्रेंड, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अब देखिए जरा आगे, नेक्स्ट जो हम इसी कड़ी में पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो है हेडिंग गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध, ये पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा जरा कैसे, बहुत ही आनंद आने वाला, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। कई बार इसके प्रश्न आते हैं, इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन के साथ भी रूबरू होऊंगा। मैं कहूंगा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध चाहिए। क्या आएगा? सुनिएगा ध्यान से। देखिए, जैसे मैं कहूं ई ऑफ काइनेटिक बराबर कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्यों ना दिमाग यूज किया जाए। हेलो हेलो मित्र। और इसको मैंने m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दिया। वाह! जैसे ही मैं m से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, ये m इधर चला जाएगा। जा काजल जी ले तेरी जिंदगी। यस, तो E ऑफ काइनेटिक बराबर हो जाएगा मेरे पास m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m। अब यहाँ पे क्या होगा? मैं यहाँ पे कहूंगा कि P इज इक्वल्स टू क्या होता है? mv। तो P स्क्वायर क्या मिलेगा? m स्क्वायर v स्क्वायर। तो जो P स्क्वायर मिलेगा वो मिलेगा m स्क्वायर v स्क्वायर। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या आएगा? E ऑफ काइनेटिक इज इक्वल्स टू P स्क्वायर बाय 2m। क्या आपको ये जो मैं बादल बना रहा हूं
ये बादल उम्र भर याद रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने बादल बनाया है बहुत काम आने वाला है। यस। बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो सवाया, बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो सवाया। यस। तो देखिए E ऑफ काइनेटिक इज इक्वल्स टू आया पी स्क्वायर बाई 2m, तो सीधी सी बात है पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा 2m ऑफ E के, तो P इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2m E के। क्या ये पॉइंट्स क्लियर है सारे? क्या ये पॉइंट्स क्लियर है मित्रों? P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m E के और E के बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला हमारे पास ये एक्स ग्रुप के अंदर मित्रों 5 से 6 बार रिपीट है, और ये भी एक्स ग्रुप के अंदर एनडीए के अंदर जो है करीब आपके 7 से 8 बार रिपीट है फॉर्मूले। इसी के ऊपर प्रश्न भी आते हैं, मैं करवाने वाला हूं। यस। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात ई ऑफ काइनेटिक क्या आएगा मेरे पास पी स्क्वायर बाय 2m, और अगर मैं पी स्क्वायर बराबर कहूं तो वो है 2m E के, और अगर मैं यहाँ पे P बराबर कहूं तो वो है मेरे पास रूट 2m E के। चलूं चलूं चलूं, ओके ओके ओके। अगर मैं कहूं कि आपको ग्राफ बनाना है तो ये ग्राफ बनाने आने चाहिए आपको। ग्राफ कौन सा ग्राफ किस में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए कैसे, ये मान लो मैंने ग्राफ बनाया है ई के रूट ई के में, और ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं ये बना रहा हूं मैं पी स्क्वायर और ई के में। आप देख रहे हैं अभी, देखिए मैं क्या क्या लिखने वाला हूं, देखो धमाल हो जाएगा। ये बना दिया मैंने पी, ये पी है, और इधर कौन है रूट ऑफ ई काइनेटिक, और इधर जो मैं बना रहा हूं वो है हमारे पास क्या 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 व्हाट 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 यस, इधर है मेरे पास पी स्क्वायर और इधर है ई ऑफ काइनेटिक। तो देखिए P और रूट ई के में क्या रिलेशन है, यहां से तो ये पुष्टि हो रही है कि P प्रोपोर्शनल है रूट ई के। तो अगर P और E के में ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो ग्राफ कैसी रेखा आएगी, सीधी रेखा आएगी कि नहीं? P प्रोपोर्शनल रूट ई के, P प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट ई के। क्लियर? तो यहां पर हम देखते हैं कि P प्रोपोर्शनल आया रूट ई के, और अगर यहां देखें पी स्क्वायर बराबर 2m E के, तो ये मित्रों अगर आप देखोगे कभी बचपन में आपने सुना है परवल है, ये एक परवल है कि समीकरण है, किसकी है? ये एक पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन है, और पैराबोलिक पाथ का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ ऐसे आता है। आया समझ में? तो ये दोनों ही ग्राफ एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हुई? पी स्क्वायर और ई के में ग्राफ कैसा आएगा, पी और रूट ई के अंदर ग्राफ कैसा आएगा, बताइए फ्रेंड, टेल मी नाउ। अखियों के ज़रोखों से मैंने देखा जो सांवरे, एक तू ही नजर आए, एक तू ही नजर आए, ओ बंद आंखों के कमरे से हो मैंने देखा जो सांवरे। यस। आगे बढ़ू, बताइए फ्रेंड, आगे बढ़ा, आगे बढ़े या क्या करना है, बोलिए। यस। चलो आगे देखिए जरा,
तो यहां तक तो आपको समझ आ गया पी और ई के में क्या रिलेशन है, किस तरह से ग्राफ आएगा वगैरह वगैरह वगैरह। अब इस फॉर्मूले के ऊपर मित्रों दो पॉपुलर प्रश्न बहुत ज्यादा है। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि इन प्रश्नों के पैटर्न को, इनका आंसर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस पैटर्न को आप आराम से इजीली गेन कर सकें। तो देखिए इस फॉर्मूले के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ रहे हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बात करूं कि यदि कण के संवेग को, यदि कण की गणना, कण की गतिज ऊर्जा को, कण की गतिज ऊर्जा को 300% बढ़ा दिया जाए। कितना मित्रों? अगर कण की गतिज ऊर्जा को कितना बढ़ा दिया जाए? 300% बढ़ा दिया जाए। 300% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो संवेग में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो संवेग में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी आपको बताना। मैं कहूंगा इफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी increased by 300%, then change in the momentum, change in the momentum। जय हिंद मित्रों, जय हिंद। बताइए क्या आप ये प्रश्न कर लोगे? क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं फ्रेंड? अगर कण की गतिज ऊर्जा को 300% बढ़ा दिया जाए तो संवेग में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? ये पॉइंट्स अपन को समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रश्न कैसे करने हैं, किस पैटर्न से करने हैं, हाउ टू अटेम्प्ट इट, ये सारा प्रोसेस हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखें, अगर कण की गतिज ऊर्जा को 300% बढ़ाया तो आप सिंपल पैटर्न याद रखें। देखिए कहने का मतलब जो E2 है, E2 है वो कितना है? E1 में ऐड भी हुआ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल E1 में ऐड भी हुआ है और साथ में क्या हुआ है? 300% बढ़ा भी है। तो ये किसका 300 है? E1 का ही तो है। E1 के अंदर 300% वैल्यू बढ़कर जब ऐड होती है तो E2 आता है, तो E2 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ये E1 प्लस ये 300/100 इंटू E1, गॉट इट। तो क्या कहूंगा मैं? बचीड़, बचीड़ क्या मिला मुझे? 4E1, ये आ गया मेरे पास E2, गॉट इट। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए चेंज इन द मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज कैसे आएगा? देखो मोमेंटम में चेंज के लिए क्या है? p² इक्वल्स टू है 2me काइनेटिक, तो p प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ e ऑफ काइनेटिक। ओके, तो मैं कहूंगा चेंज चाहिए P2 माइनस P1 बट्टे P1 इंटू 100%, चेंज ऐसे ही आएगा और ये हो जाएगा रूट e काइनेटिक 1 माइनस रूट e काइनेटिक 2। ये हो जाएगा रूट e काइनेटिक 2 बट्टे रूट e काइनेटिक 2 इंटू 100। क्या मिलेगा मुझे? अब आप इसमें देखो बड़ा कौन है, जो बड़ा आएगा वो वैल्यू हमें आगे रखनी है। कैसे करनी है? ये सेकंड है, बड़ा है क्योंकि 4E1 आया ना, और ये 1 करना पड़ेगा, तो छोटी वैल्यू नीचे आएगी, ये वाला 1 करना पड़ेगा। ये है मेरे पास 4E2, ये है मेरे पास 4E1 माइनस का रूट E1 अपॉन रूट E1 यस इंटू 100। क्या मिलेगा फाइनली? तो देखिए 4 का कितना आ गया? 2, 2 माइनस 1 1 बट्टे E1 कट गया
लास्ट एंड फाइनल आंसर आ गया 100%। तो बताइए क्या आपको ये पैटर्न क्लियर हुआ? क्या इतना पैटर्न क्लियर हो गया? जस्ट 1 सेकेंड फ्रेंड, में आया। जस्ट 1 सेकेंड, जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। यस फ्रेंड, आ जाए जरा। तो बताइए फ्रेंड, क्या इतना पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया पहले क्वेश्चन का? ये इस तरह से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जो बड़ा है, जो बड़ी वैल्यू है उसको आगे रखना है, और जो छोटी वैल्यू, लेस वैल्यू है, उसको पीछे रखना। क्या इतनी बातें सारी क्लियर हैं? आगे बढ़ूं मैं? तो इसी कड़ी के अंदर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है मेरा? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि यदि यदि कण का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? याद रहेगा? क्या ये प्रश्न याद रहेगा? इफ momentum increased by 50%, then change in the काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत चेंज आएगा, ये आपको बताना। तो बताइए फ्रेंड, कैसे करेंगे ऐसे प्रश्न को? किस तरह से सॉल्व करेंगे? टेल मी नाउ, हरी अप। यस। तो मैं बता देता हूं, क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं हूं ना। किस बात का डर है बंदे, जब मेरा साथ तेरे संग है। तो देखो कैसे करना है।
पहले मान लीजिए मोमेंटम था P1 और अब हम निकाल रहे हैं P2। P2 क्या है? P2 जो है P1 का 50% जो है बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो P2 आएगा, P2 इज इक्वल्स टू P1, 50% हो गया 50/100। बोलो पगलों बोलो, ये P1 भजीड़ 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 कितना आया? 1/2, एलसीएम लिया मैंने, 3/2 ऑफ P1। तो P1 और P2 में रिलेशन क्या आ गया? 3/2 ऑफ P1। क्या ये वैल्यू समझ में आई? हेलो फ्रेंड, क्या ये वैल्यू क्लियर हो गई? अब आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाना है। कैसे लाऊंगा मैं? सुनिए, अभी हमने पढ़ा P² इज इक्वल्स टू 2me काइनेटिक, यस। तो P इज इक्वल्स टू अंडरवुड ऑफ 2me ऑफ काइनेटिक। तो फ्रेंड मुझे बताइए, P प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ E काइनेटिक, पर हमें तो चाहिए क्या? हमें चाहिए चेंज इन द मोमेंटम। हमें चाहिए क्या? अच्छा, हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो फिर रूट लगाने से तो वो तो रूट के अंदर चेंज आएगा। हमें तो खाली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में चेंज चाहिए। तो इसको हम हटा के क्या करेंगे? हम ये रिलेशन फॉलो करेंगे, P² प्रोपोर्शनल E के। तो मैं कहूंगा E ऑफ काइनेटिक 1, या चेंज है तो 2 कर दो, E ऑफ काइनेटिक 1 बटे E ऑफ काइनेटिक 1 into 100 is equals to P2 square minus P1 square बट्टे P1 square into 100। P2 का वैल्यू कितना है? P2 का वैल्यू है 3/2 ऑफ P1 का होल स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर बट्टे P1 का स्क्वायर इंटू 100। अब आप कहोगे सर ऐसे तो हम कब तक सॉल्व करेंगे? इतना टाइम अगर देंगे इस क्वेश्चन को करने में तो फिर तो हमारे एग्जाम क्रैक हो गए। तो मैं ऐसा कह ही नहीं रहा हूं, इतने लॉन्ग मेथड से आपको करना है। आपको तो सीधा ये लास्ट ये स्टेप लगाना है और माइंड कैलकुलेशन करनी है कि P2 कितना है, कि P2 P1 का कितना टाइम है। बस ये तो मैं टीचर हूं, समझाने के लिए ये प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, ताकि एक बार समझ आ जाए, बस बाद में बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, पता है कैसे निकालना है। 9/4 P1 स्क्वायर बट्टे P1 स्क्वायर कितना आएगा? इंटू 100 भी तो चल रहा है, दिख नहीं रहा है ना। तो मैं कहूंगा इसको P1 ये हो जाएगा मेरे पास 9 P1 स्क्वायर बट्टे 4 माइनस P1 स्क्वायर बट्टे P1 स्क्वायर इंटू 100। तो 9 में से 4 गए 5 P1 स्क्वायर बाय 4 P1 स्क्वायर इंटू 100। क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? बजीड़ ये हो गए 25। क्लियर? ये 25 आ गए और ये फाइनली कितना आया? 125%। तो बताएं फ्रेंड, क्या आपको ये लॉजिक याद रहेंगे? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेंगे कि कैसे ये चीजें आएगी, किस तरह से सॉल्व होगी? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों टाइप से मैंने क्वेश्चन सिखा दिया आपको। आपके अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये लास्ट ये जो स्टेप है इसको भी लिखने की जरूरत थोड़ी है, सीधा ये करना है। वैल्यू पुट किया, भजीड़ भजीड़ भजीड़, सीधा आंसर, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे और गलत करके आओगे। बताइए, क्या इतना क्लियर है? कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे, हे ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, गाड़ी हाकन दे मन भर माहिर न बाजे पाए, कौन दिशा में लेके चला रे बट।
चलिए अब आगे बढ़ता हूं, बहुत हो गया। चलिए मित्रों, अब कुछ एक हम प्रश्न लेते हैं और फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पोर्शन के अंदर। यस, बताएं जरा, बताइए ये पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अ फोर्स F इज इक्वल टू दिस acting on the body produce a displacement S equal to this work done by the forces। किसी वस्तु पर कार्यरत बल F इक्वल टू इतना है और S इक्वल टू इतना है, तो बल द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा। यस, कौन बताएगा? सबसे पहले जो बताएगा उसको मैं अपनी तरफ से प्राइज भी दूंगा। W इज इक्वल टू एफ डॉट एस करना है और F का वैल्यू कितना है? 5i कैप 6j कैप 4k कैप। हेलो हेलो हेलो, यस यस यस। डॉट डॉट क्या हो जाएगा? 6i कैप 5k कैप। क्या मिलेगा? अब देखो यहाँ आई है, यहाँ आई है, पर यहाँ j है नहीं, तो ये तो 0 कर दो। तो 30 माइनस 20 10 जूल। कहाँ है? डी इज द करेक्ट। क्लियर है इतना? क्या ये क्वेश्चन समझ आया मित्रों? आया 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 अटरिया पे कोई चोर आया आया, देखो देखो। यस, बताइए फ्रेंड, क्लियर है इतना? आगे बढ़ो दौड़ते हुए। देख लीजिए, नेक्स्ट बताएं। A force of 5 Newton act on the 15 kg body initially at rest। The work done by the force during the first second of motion of the bodies। विराम में स्थित 15 kg की किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। वस्तु की गति के प्रथम सेकंड के दौरान बल द्वारा कार्य कितना है? बताइए कितना होगा। यस, आपको गति के प्रथम सेकंड के दौरान कार्य बताना है। कौन बताएगा? कितना आंसर आएगा? देखो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपको m दिया हुआ है कितना? 15 kg। f दिया हुआ है कितना? 5 न्यूटन। वेरी सिंपल, a फाइंड कर लो ना। f इज इक्वल्स टू एम ए, देन a इज इक्वल्स टू f बाई m। तो हो गया मेरे पास 5/15 बजीड़ बजीड़ बजीड़। कितना आया? 1/3। मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है 1/3। मुझे वर्क चाहिए। वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ कितना है मेरे पास? 5 और एस हो गया हाफ AT²। तो 5 इंटू हाफ, ए कितना है? 1/3। टी कितना है? 1 का स्क्वायर। तो कितना आएगा? 5/6 जूल। 5/6 जूल। बी इज द करेक्ट। बी इज द करेक्ट। टेल मी नाउ फ्रेंड, इतना क्लियर है? बरस बरस हमारा इंद्र राजा, तू बरसा हमारो काम से, तू बरसा हमारो पास सही। यस, नेक्स्ट देखें जरा। The work done against the gravity in taking the 10 kg mass at the 1 meter height in the 1 second will be 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर ऊंचाई तक 1 सेकंड में ले जाना। वाव, कार्य कितना है? किसके विरुद्ध ले जाना मित्रों? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो वर्क नेगेटिव होगा, ये तो श्योर हम समझ गए। तो W इज इक्वल्स टू, मैं कहूंगा mgh, वर्क नेगेटिव है, तो 10 g 9.8 और 1 मीटर ऊपर ले जाना, ये 10 आ गए। तो वेरी सिंपल पॉइंट हटाया, 10 नीचे, भजीड़ भजीड़ कितना आ गया? 98 जूल। कहाँ है आंसर? बी इज द करेक्ट। क्लियर? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चलूं, चल, ये तो राइट है, ये तो राइट है। आगे बढ़ू मित्रों, तो चलूं तो चलूं। यस, नेक्स्ट बताइए। The energy which an electron acquire then accelerated through the potential difference of 1 volt is called। 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है?
1 जूल कौन कह रहा? अरे नहीं पगलों, 1 अर्ग भी नहीं, नहीं नहीं, 1 वॉट भी नहीं। राइट आंसर है बी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि V बराबर W बाई क्यू होता है, W बराबर VQ होता है, W बराबर EV हो गया, V बराबर अगर 1 वोल्ट है तो 1.6 10 की पावर -19 V1 W, दिस W इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -19। अब एनर्जी है तो पीछे जूल ही आएगा ना, वोल्ट तो कहां से आएगा? सपने मत देखो, क्या आएगा? जूल ही आएगा। राइट आंसर दिस, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट। बताएं। A body of the mass 6 kg the under force which caused the displacement of his s is given by this meter. The work done by the force in the 2 second. बताना है कितना आएगा। यस, कैसे करोगे मित्रों? 6 kg द्रव्यमान की वस्तु में किसी बल द्वारा विस्थापन इतना दिया जा रहा हो, सिट, तो t समय है, 2 सेकंड में बल द्वारा कार्य कितना हो जाएगा? यस फ्रेंड, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले तो मित्रों s कितना दिया हुआ है? s इज इक्वल्स टू है मेरे पास t²/4 है, देख लेते हैं, t²/4। तो आप इसका डिफरेंशियल करो, ds/dt, ds/dt तो वेलोसिटी देगा 1/4, 1/4 हो गया 2t, 1/4 हो गया 2t, बचीड़ बचीड़ कितना आ गया भाई? t/2, ये वेलोसिटी। एक्सेलरेशन dv/dt, 1/2 t का t के रेस्पेक्ट में क्या आया? 1/2। एक्सेलरेशन हमें क्या चाहिए? वर्क, तो w इज इक्वल्स टू f इंटू एस। अब फाइनली क्या है? मास दिया हुआ है, a चाहिए और s चाहिए, तो देखिए कैसे आएगा ये। तो मेरे पास f की वैल्यू क्या आ गई? ma इंटू एस, वेरी सिंपल, बस a दिया हुआ है, हमारे पास s निकाल लेंगे हाफ at² से, f बराबर ये है, ये देख लीजिए f कितना है? 6 kg मास है, ये 6 है, 1/2 एक्सेलरेशन है, ये हो जाएगा हाफ at² से, तो फाइनली कितना मिल जाएगा? देख लीजिए, सॉल्यूशन है हमारे पास। यस, फाइनली हमारे पास 3 जूल इज द आंसर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस मित्रों, आशा करता हूं आपको बहुत ही आनंद के साथ, सेम टू सेम पैटर्न है, किसी से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर आएगा। तो मित्रों आशा करता हूं आपको बहुत ही तहे दिल से मजा आया होगा। आज की सभा को हम यहीं विराम देंगे, नेक्स्ट कड़ी में हम आपके सामने इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कई कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें मित्रों। और भी नए नए पॉइंट्स आपके साथ आते रहेंगे, और वो जो आपको बेल आइकन जिसे हम घंटी कहते हैं, दबा दीजिए उसको जल्दी से, क्या पता मैं कल आपके सामने आऊं और दिखाई ना दूं आपको, इसलिए जल्दी से प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।